अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर जो 2023 में कंडक्ट हुआ था ये डिस्कस करेंगे। ये जितने भी वन पेपर्स हैं ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत गाइडेंस साबित होते हैं जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आपको इससे सिलेबस का आइडिया हो जाता है, आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है और आपकी पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर के जितने भी माजी में पेपर हो चुके हैं किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो सारे हल किए जा रहे हैं। बहुत सारे पेपर्स एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जा चुके हैं और बाकी इसी तरतीब से अपलोड हो रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज का पेपर। तो हम पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न, अगर ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को देखें तो ये जरा डिफरेंट है। पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए जरा अलग सिचुएशन होती है, लेकिन सिंध के पेपर में 50 एमसीक्यूज होते हैं, हर एक के 2 नंबर होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की और ये तकरीबन 10 के करीब डिसिप्लिन हैं जहां से ये क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं और सबकी वेटेज बराबर होती है। किसी एक आध पेपर में किसी सब्जेक्ट को अगर थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे भी जाते हैं तो वो कोई इतनी मैटर नहीं करती, आपको सबके लिए तैयार होना पड़ता है। तो इंडो पाक हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, जीके है, बेसिक इंग्लिश है, जियोग्राफी है, करंट अफेयर्स हैं। तो ये सारी चीजें तैयार करनी जरूरी हैं। तो इसी सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी भी करवाई जाती है, वो मैं आपको पेपर के एंड पर गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिया छोड़ दो तहरीक ये चलाई गई थी गांधी जी की तरफ से। तो उन्होंने मुसलमानों को तरगीब दी थी कि हिंदुस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा तो इसे छोड़कर जाया जा सकता है। उलमाए कराम ने भी उनका साथ दिया और बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके अफगानिस्तान गए। तो उस वक्त कौन थे हमारे पास इंडिया के वायसराय? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नाम है लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो एंड लॉर्ड वेवर। तो यहां पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लीड किया था। सेकंड क्वेश्चन है, Which was the first बैंक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहला बैंक कौन सा बनाया गया था, कौन सा एस्टेब्लिश किया गया था? तो पहला बैंक हबीब बैंक था जिसकी बुनियाद रखी हबीब इस्माइल ने 1941 में बॉम्बे में, और ये पाकिस्तान में सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया। डेफिनेटली वो 1941 में नहीं किया गया, वो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद एस्टेब्लिश किया गया। Where is the biggest ship breaking company in पाकिस्तान? बहरी जहाज इनको वक्त के साथ साथ जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है तो ब्रेक किया जाता है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह है जहां पर इसको ब्रेक किया जाता है, तो सबसे बड़ी वो वर्कशॉप, वो जगह कौन सी है? तो वो गडानी है जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट है और दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ किंग दाहिर ऑफ सिंध? सिंध के जो राजा दाहिर हैं उनकी जो हुकूमत थी सिंध पर, उसका दारुल हुकूमत कौन सा था? ऑप्शंस हैं दीबल, अरोड़, ठट्ठा या नारून कोट। अगरचे दीबल मशहूर है, जंग के लिए मशहूर है क्योंकि जंग यहां पर लड़ी गई, लेकिन उस वक्त जो दारुल हुकूमत था, जो कैपिटल था, वो अरोड़ का मुकाम था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद, आबादी के एतबार से भी और तरक्की के एतबार से भी। तो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है नारायण कोट। तो ये हमारे पास हैदराबाद का ओल्ड नेम है। नेक्स्ट है, व्हेन वर द पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड? पाकिस्तान में पुलिस के लिए वही मामलात, वही तमाम चीजें चल रही थी जो अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश की थी, वही रूल्स थे, वही पुलिसेस थी और वो 1861 से चल रही थी। तो एक अरसे से ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि पुलिस रिफॉर्म्स लाई जाएं ताकि जो पुलिस है इसको पॉलिटिकल असर से बाहर किया जाए, डीपोलिटिसाइज किया जाए, और बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो 2002 में पुलिस रिफॉर्म्स लाई गई जिसके बाद पुलिस को एम्पावर किया गया ताकि उसकी कारकर्दगी बेहतर हो सके। आईजी की पावर्स बढ़ा दी गई और उसके नतीजे में यह हुआ कि जो पुलिस की कारकर्दगी थी वो बेहतर हुई, वो किसी हद तक कामयाब हुए इस मामले को लेकर के वो इसको पॉलिटिकल असरात से बाहर कर सकें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेट ऑफ हार्ट ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट
ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान के हार्ट का वेट क्या है, ऑलमोस्ट कितना है, तो ऑलमोस्ट 300 ग्राम है। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। जिस तरह मेल्स के लिए 280 से 340 ग्राम तक हो सकता है, फीमेल्स के लिए 230 से 280 ग्राम तक हो सकता है। तो ये जो इसकी एवरेज है हमारे पास वो तकरीबन 300 ग्राम है। 300 ग्राम जो है ये मोर प्रोबेबल आंसर है हमारे इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है हु वॉन द नोबेल प्राइज 2023 इन लिटरेचर। लिटरेचर का 2023 का नोबेल प्राइज किसने विन किया? तो ये जॉन फोज हैं, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इनका प्रोज पे बहुत अच्छा काम है, तो इन्हें 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के जो मेंबर्स हैं इनकी तादाद क्या है? यहां पर ऑप्शंस में 9 मेंबर्स है, क्योंकि ये पास पेपर है। तब 9 मेंबर ही हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त बेलारस 10वें मेंबर के तौर पर इसमें शामिल हो चुका है। तो तब हम इसको ऑब्जर्वर स्टेट्स में रखते थे, लेकिन अब ये ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है, अब ये प्रॉपरली मेंबर है। तो 10 मेंबर्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो बेलारस भी, ईरान भी, ये एक्चुअली अब एससीओ के मेंबर्स हैं। तो इस वक्त 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज होस्टेड द इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2022 में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स कहां पे हुई थी? तो ये तुर्की की शहर कुनिया में हुई थी। नेक्स्ट इसका जो प्लान है वो है 2025 में। ये सऊदी अरब इसकी तैयारी भी कर रहा है और रियाज के मुकाम पर ये सारी गेम्स कंडक्ट करवाई जाएंगी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के टाइटल के अंडर। विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? कौन सा एलिमेंट वो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है फ्लोरीन, जो कि हैलोजेंस के ग्रुप में सबसे ऊपर टॉप पर प्रेजेंट है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज्यादा है। विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस अ हैंड हेल्ड मोबाइल फोन? मोबाइल फोन पीटीसीएल फोन्स या घर के फोन्स जो कि वायर वाले होते थे, उनकी जगह उनको रिप्लेस किया हैंड हेल्ड मोबाइल फोन्स ने। मोबाइल फोन होता ही वो फोन है जिसे आप कैरी कर सकें, हर वक्त साथ लेकर चल सकें। मोबाइल का मतलब होता है मोटाइल, मूविंग। तो मोटरोला वो पहली कंपनी थी जिसने हैंड हेल्ड मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये 1973 में ये सबसे पहले इसको ट्राई किया गया था और मोटरोला ने 1983 में इसको लॉन्च किया था। इसका नाम था डायनाटेक 8000X। व्हाट इज फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड क्या है? फ्री ट्रेड ये है कि मुख्तलिफ ममालिक आपस में कुछ भी ले दे सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इसी को हम फ्री ट्रेड कहते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीजें फ्री बेची जाए या उन पर टैक्स ना लगाया जाए। डेफिनेटली वो लगेगा, लेकिन इसमें खरीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं हो गई। तो कोई भी मुल्क एक दूसरे से कोई भी चीजें खरीद और बेच सकता है, इसको फ्री ट्रेड का नाम देते हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2023? अभी ये जो 21वीं सदी है ये इंडिया के उरूज की, राइज की सदी है। इंडिया बहुत तेजी से दुनिया में अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, जो आज से 200 साल पहले उसकी दुनिया में थी। तो उसी के तहत इंडियन लोग पूरी दुनिया पे डोमिनेट करते जा रहे हैं। आपको टेक कंपनीज में भी ये नजर आएंगे। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं 2023 में ये अजय बंगा है। ये इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। इनको 5 साल के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कभी नहीं देखेंगे कि आपका ओरिजिन किस मुल्क से है। अगर आप उनके लिए फायदेमंद हैं तो आपको कबूल करेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। Who is the first Indian author to win the Nobel Prize for Literature? पहले इंडियन ऑथर कौन से थे जिनको लिटरेचर पे नोबेल प्राइज दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये बंगाली शायर हैं, नेशनल पोएट हैं बांग्लादेश के, और इन्होंने इंडिया का नेशनल सॉन्ग वो जना गना मन वो लिखा है। तो ये बहुत ज्यादा काबिल एहतराम माने जाते हैं इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और डेफिनेटली पाकिस्तान में भी। Who is the author of हैरी पॉटर बुक सीरीज? हैरी पॉटर बुक सीरीज दुनिया में बेस्ट सेलर बुक सीरीज में काउंट होती है। तो इसके ऑथर कौन है? इसकी ऑथर हैं जेके रोलिंग। जो पहला नाम है जे.आर. टॉलकिन, इनका नाम भी बहुत ज्यादा काउंट होता है। इन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखा है, जबकि जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर के नाम से बुक्स लिखी हैं। ये 7 किताबें हैं और इस पे मूवीज बनी है जिनमें हैरी पॉटर का रोल प्ले किया है डैनियल जैकब रेडक्लिफ ने।
तो ये आपको दोनों लिहाज से चीजें याद होनी चाहिए। बल्कि जेके रोलिंग हैरी पॉटर लिखी है, 7 किताबें लिखी हैं, डैनियल जैकब रैडक्लिफ ने इसका रोल प्ले किया है। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज ग्राफोलॉजी? तो सुन के यही लगेगा कि ग्राफ की स्टडी को ग्राफोलॉजी कहते हैं। नहीं, ग्राफ की स्टडी को ग्राफ थ्योरी कहते हैं। ये मैथमेटिक्स की पूरी एक ब्रांच है। तो ग्राफोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग को एनालाइज करना, उसको हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, When was CPEC agreement signed between China and Pakistan? Chinese Pakistan Economic Corridor, ये कब साइन किया गया? ये साइन किया गया 20 अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is often considered the father of educational psychology? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम है जीन पियाजे का, तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन? कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के जरिए आप अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सकते हैं? दैट थ्योरी इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना, अपने नॉलेज को बिल्डअप करते चले जाना। इसके मुकाबले में जो बिहेवियरिज्म है, ये अथॉरिटी है, जिसमें यह कहा जाता है कि टीचर ही सब सिखाता है। टीचर बच्चों को डिसिप्लिन में रखे, कंट्रोल में रखे तो वो चीजें सीखते हैं। वो उन्हें बताया कि ये करना है, ये नहीं करना। तो बिहेवियरिज्म को ठीक है, ये किसी हद तक शामिल होनी चाहिए टीचिंग टेक्निक्स में, लेकिन इससे बेहतर चीज है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें हम स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के जरिए चीजें सिखाते हैं। इसके मुकाबले में जो कॉग्निटिविज्म है, कॉग्निशन के जरिए सीखना, अपनी अकल के जरिए सीखना है, इसमें भी एक्सपीरियंस का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरीज पर चीजें जो है वो बेस कर रही होती हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अडॉप्टिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर? पहले से जो आपके पास नॉलेज है, जो आपकी माइंड स्टेट है, जो चीजों को आप समझ चुके हैं पहले से, उसमें नई इंफॉर्मेशन शामिल करके नई चीजें सीखना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसिमिलेशन, चीजें जमा कर लेना। अकोमोडेट करने का तो मतलब ये होता है कि आप किसी एक चीज को कंप्रोमाइज करके दूसरे को जगह दे रहे हो, लेकिन एसिमिलेशन है पहले वाले नॉलेज में चीजों को शामिल कर लेना। तो ये हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। विच एजुकेशनल फिलॉसफी एम्फसाइजेस द टीचर एज द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड द यूज ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड लेसन्स? कौन सी एजुकेशनल थ्योरी जो कहती है कि टीचर ही सब कुछ सिखाएगा, वही फाइनल अथॉरिटी है? तो बिहेवियरिज्म, हम अभी इस पर बात कर चुके हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ नेटो? नेटो के 31 मेंबर तब थे जब ये पेपर हुआ था, अब 32 मेंबर्स हैं हमारे पास 31 अक्टूबर 2024 से। लेटेस्ट जो एडिशन है स्वीडन ने ज्वाइन किया है मार्च 2024 में। तो आज की डेट तक 31/10/24 लिखा है, हम इसे शामिल कर लेते हैं आज की डेट, यानी कि 5 तारीख तक, 5 नवंबर 2024 तक अब 32 मेंबर्स हैं नेटो के। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन? आप असेसमेंट क्यों कर रहे हैं एजुकेशन में? वैसे आजकल पाकिस्तान में तो असेसमेंट की जाती है बोर्ड्स पे अपने अदारे के अच्छे अच्छे मार्क्स लिखने के लिए, लेकिन हकीकतन एजुकेशन में असेसमेंट की डिमांड यह है कि बच्चा बेहतर हो जाए। तो बच्चे की बेहतरी के लिए असेसमेंट की जाती है टू इंप्रूव लर्निंग, ताकि उसकी लर्निंग बेहतर हो जाए। हम देख सकें वो उसके वीक एरियाज कौन से हैं जिनको इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन सी चीजें हैं जिस पर वो बहुत अच्छा जा रहा है, जहां पर उसको नई असाइनमेंट्स दी जा सकती हैं। तो लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फ्रूगल इज। फ्रूगल होता है कम खर्च, तो उसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? ज्यादा खर्च करने वाला, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट, शाह खर्च जो होगा वो फ्रूगल है। मिजरेबल काबिल रहम होता है, तो ये कम खर्च का उलट नहीं है, रिच और हैप्पी भी नहीं है। एंटोनिम ऑफ कंसोलिडेट इज, हम कहते हैं चीजें कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट रिपोर्ट पेश करना, चीजों को कंबाइन कर लेना। तो इसका हमने ऑपोजिट देखना है, चीजों को कंबाइन करना यानी कि सॉलिडिफाई करना, स्ट्रॉन्ग करना, उससे उलट होना चाहिए वीकन करना, यानी कि कमजोर करना। ये कंस्ट्रक्ट करने जैसा नहीं है, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, वरना हम डिस्ट्रॉय करने को भी ले सकते थे, लेकिन ये चीजों को सॉलिड करना, स्ट्रॉन्ग करना या वीक करना। तो स्ट्रॉन्ग करना है कंसोलिडेट, और उसका एंटोनिम बन जाएगा वीकन, यानी कि कमजोर करना। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, हाँ जी,
कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है कि कुछ भी आप उसे बताएं उसकी हमेशा नेगेटिव साइड देखता है, वो हर बात में से नक्स निकाल लेता है। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? ऐसे बंदे को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। ये हम सब लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है कि आप कोई भी बात करेंगे तो उसका जवाब नहीं से शुरू होगा। तो ये हर बात का नेगेटिव पहलू देखते हैं। किसी की खुश अखलाकी देखकर कहते हैं कि जरूरी तौर पर इसको कोई मतलब होगा, वो बहुत मीठा बोलता है तो उसे मुझसे कोई मतलब होगा, वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। हो भी सकता है, लेकिन हमेशा हर बात में से गलत साइड देखना, डार्क साइड देखने वाले को पेसिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु स्पीक्स लेस। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को रेटिसेंट कहते हैं। तो ये कम गो लोग होते हैं। इससे मिलते जुलते जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो ओमनीसेंट है, सैनिटेरियन है, थियस्ट है, लेकिन ये कोई भी कम बोलने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। टू कीप वंस टेम्पर, ये एक फ्रेज है या इडियम कह लें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू बी इन गुड मूड, अच्छे मूड में होना, अच्छे टेम्पर में होना, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना। तो ये इसका मतलब है टू बी इन गुड मूड। सिनोनिम ऑफ एक्सटेटिक इज, बहुत ज्यादा पुरजोश होने के लिए कोई दूसरा वर्ड कौन सा यूज किया जा सकता है? दैट इज इन रैप्चर्ड। एनिमेटेड का मतलब तो मोबाइल है, मूव करने वाली चीज। विलफुल, कोई बंदा जो अपने इरादे से बहुत मजबूत दिखाई दे रहा हो। बिविल्डर भी इसके लिए यूज नहीं हो रहा, तो एक्सटेटिक के लिए इन रैप्चर्ड यूज होगा। एंटोनिम ऑफ कैपिचुलेट इज, किसी चीज को कबूल कर लेना। इसका ऑपोजिट क्या होता है? कबूल ना करना, रेजिस्ट कर देना। तो रेजिस्ट इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है यील्ड का मतलब होता है बनाना, पैदावार करना, पैदावार देना। बिल्ड बनाना है, गिवन हथियार डाल देने को कहते हैं। तो ये सारे तस्लीम करने के ऑपोजिट तो नहीं होते। अ पर्सन हु थिंक्स होल वर्ल्ड हिज होम इज कॉल्ड, ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। वो किसी भी मुल्क में, किसी इलाके में तफरीक नहीं करता, पूरी दुनिया को अपना घर मान के चलता है। नेक्स्ट है द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल एक्सप्रेस मीन्स। ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास करने को बहुत सारे काम हो। टू हैव योर हैंड्स फुल, कि आपके हाथ हर वक्त भरे हुए हैं, यानी आपके पास हर वक्त कोई काम है करने को। टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, तो ये उसके लिए ये फ्रेज यूज की जाती है। अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड आउट दैट आई हैड डैश द कार, ये एक सेंटेंस है। तो हैड के बाद क्या लगाएंगे? तो हैज, हैव, हैड के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लगा रहे होते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये मिस्टेकन यहां पे आएगा। वी मस्ट ड्रॉ बैक फ्रॉम एबिस ऑफ वॉर, तो यहां पे एबिस का इसकी हैसियत क्या है इंग्लिश ग्रामर में? तो एबिस ऑफ वॉर यहां पे एज ए नाउन यूज हो रहा है, यानी कि जंग की गहरी खाई से हमें पीछे हट जाना चाहिए। ऑल मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट्स टू लूज वेट। अगर कोई बंदा अपना वेट लूज करना चाहता है तो उसे अपनी डाइट के साथ स्ट्रिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इरादा। और इरादा डिसीजन जैसा नहीं कि जस्ट फैसला किया है, इरादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विल होनी चाहिए उसके पास कि मैंने इसको अडॉप्ट करके चलना है और इसी पर ही अमल करना है। एंटोनिम ऑफ क्विसेंट इज, खामोश का ऑपोजिट क्या होता है? खामोश का वैसे तो ऑपोजिट होना चाहिए बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो यहां पर देखते हैं डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। तो एक बंदा पहले ही खामोश है तो वो इनएक्टिव उसका सिनोनिम हो जाएगा। हमने एंटोनिम ढूंढना है। वीक, कमजोर को कहते हैं अनकंसर्न, जिसको ताल्लुक ही कोई ना हो। अनकंसर्न भी अमूमन खामोश ही होते हैं। तो एक्टिव विल बी द राइट आंसर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका एंटोनिम होगा एक्टिव। तो यहां पर हमारा ये पास्ट पेपर इसकी डिस्कशन कंप्लीट होती है। अगेन आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप वन पेपर में इंटरेस्टेड हैं, और आपको होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें वन पेपर की आती हैं, चाहे वो किसी भी टाइटल के तहत आए, असिस्टेंट के तहत आए, असिस्टेंट डायरेक्टर के तहत आए, 11वां 12वां 14वां 16वां 17वां कोई भी स्केल की सीटें हो और वो वन पेपर की हो, तो आपको उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप एक बार वन पेपर की तैयारी कर लेते हैं तो आप सारी सीटों के लिए एलिजिबल हैं। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल सीट्स हैं जो पाकिस्तान में तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफर करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए ही है, हम आपसे ही मुखातिब हैं। अपना टाइम वेस्ट ना करें, वन पेपर का हिस्सा बने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपको वन पेपर के लिए मुकम्मल गाइडेंस दी जाती है। आप जब भी ये वीडियो देखें फौरी तौर पर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे कि वन पेपर का हमारा इस वक्त कौन सा सेशन चल रहा है और आप उसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।